आज की कहानी है ट्रस्ट एक कोशिश। अंग्रेजी के शब्द ट्रस्ट का हिंदी में अर्थ है विश्वास। और इस छोटे से शब्द में कितना कुछ छिपा हुआ है। उफ, कितनी आहत हुई थी जब अपनों से ही धोखा खाया था। आलोक मेरे सामने खड़े थे। मैं अभी अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से सब बंधनों से मुक्त होकर आई थी। नैना, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आलोक, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मेरी आंखों के सामने बाबूजी का चेहरा आ रहा था और उन्हें याद करते करते वे फिर भर आईं। मेरी आंखें गंगा यमुना की तरह निरंतर बह रही थीं, तो मन अतीत की गलियों में भटक रहा था, जो भटकते भटकते एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां से मायके के लिए कोई रास्ता जाता ही नहीं था। मेरा विवाह कुछ महीने पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद आलोक और मैं सिंगापुर गए हुए थे। आलोक का यह बिजनेस ट्रिप था। हम दोनों काफी समय से सिंगापुर में थे। बाबूजी से फोन पर मेरी बात होती रहती थी। अचानक एक दिन बड़े भैया का होटल में फोन आया। नैना, बाबूजी नहीं रहे। मुझे नहीं पता कब आलोक ने वापसी की टिकटें बुक कराई और कब हम लोग सिंगापुर से वापस भारत आए। बरामदे में दरी बिछी हुई थी। बाबूजी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। उनके बिना घर कितना सूना सूना लग रहा था। पता लगा कि भाई हरिद्वार उनकी अस्थियां प्रवाहित करने गए हुए थे। नैना, तू आ गई बेटी। पीछे पलट कर देखा तो वर्मा चाचा खड़े थे। उन्हें देख मैं फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा जी, अचानक बाबूजी कैसे चले गए? बेटी, वो काफी बीमार थे, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि बाबूजी ने भी नहीं। शायद वे नहीं चाहते थे कि तुम बीमारी की खबर सुनकर परेशान हो, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन भाइयों ने भी मुझे उनके बीमार होने की खबर देने की जरूरत नहीं समझी थी। मैं पूछना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन शब्द थे कि जबान तक आ ही नहीं रहे थे। वर्मा चाचा जी ने बताया कि आखिरी समय तक बाबूजी की आंखें मुझे ही ढूंढ रही थीं। घर वापस आकर मैं चुपचाप लेटी रही। विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी मेरे लिए सब कुछ थे, क्योंकि होश संभालने के बाद से मैंने ही उन्हें देखा था। बड़े भाई विजय और अजय दोनों मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। बेहद सरल स्वभाव के बाबूजी डीएवी स्कूल की एक शाखा में प्रिंसिपल थे और स्कूल से लौटने के बाद का सारा समय वो मेरे साथ बिताते थे। माँ को तो मैं बचपन में ही खो चुकी थी, लेकिन बाबूजी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वह कहानियाँ भी लिखा करते थे। उनकी उपदेशात्मक कहानियाँ मुझे आज भी याद हैं। एक बार उन्होंने मुझे कृष्ण की जन्म कथा सुनाई और पूछा कि नैना बताओ, कृष्ण पर किसका ज्यादा हक है, यशोदा का या देवकी का? मेरे द्वारा यशोदा का नाम लेते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उस समय तो नहीं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद बाबूजी ने एक रहस्य से पर्दा उठाया था। वो नहीं चाहते थे कि मुझे किसी और से पता चले कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ। हाँ, मैं उनकी सगी संतान नहीं थी, लेकिन शायद उन्हें अपने प्यार व मुझे दिए हुए संस्कारों पर पूरा पूरा विश्वास था। इसीलिए मेरा थोड़ा समझदार होते ही उन्होंने खुद ही मुझे सच से अवगत करा दिया था। अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कुछ देर के लिए सकते में अवश्य आ गई थी, लेकिन बाबूजी के प्यार व उनकी शिक्षा का ऐसा असर था कि मैं बहुत जल्दी सामान्य हो गई थी। खुद से ही यह सवाल किया था कि क्या कभी उनके प्यार में बनावट या परायपन का आभास हुआ था? नहीं, कभी नहीं। कितने स्नेह से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मेरी बेटी, तुम तो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे नायाब तोहफा हो। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम्हारे आने के बाद ही हमारा परिवार पूर्ण हुआ था। बाबूजी को सब लोग बाबूजी या लाला जी कहकर पुकारते थे, लेकिन मैं अपनी तोतली बोली में उन्हें बचपन से बाबूजी कहा करती थी। और जब बड़ी हुई तो उन्होंने बाबूजी की जगह बाबूजी ही कहकर पुकारने को कहा। उन्हें मेरा बाबूजी कहना बहुत अच्छा लगता था। बाबूजी ने बताया था कि माँ हर त्योहार या किसी भी खुशी के मौके पर अनाथाश्रम जाया करती थी। एक बार उन्होंने आश्रम में एक छोटी सी बच्ची को रोते देखा। इतना छोटा बच्चा आज तक आश्रम में नहीं आया था। रोती हुई वह बच्ची मात्र कुछ हफ्तों की थी और उसे अपनी माँ की गोद भी नसीब नहीं हुई थी। पता नहीं किस निर्मोही माँ ने अपनी बच्ची का त्याग कर दिया था।
पता नहीं क्या सम्मोहन था उस बच्ची की आंखों में कि प्रकाशवती यानी तुम्हारी माँ अब हर रोज उस बच्ची को देखने जाने लगी, और किसी दिन ना जा पाती तो बेचैन हो जाती। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ आश्रम पहुंचे। जैसे ही बच्ची आई उन्होंने उसे उठा लिया। बच्ची उनकी गोद से वापस आया के पास जाते ही रोने लगी। ये देखकर मैं चकित था कि इतनी छोटी सी बच्ची को ममता की इतनी सही पहचान है। प्रकाशवती अब मुझ पर उस बच्ची को गोद लेने के लिए जोर डालने लगी। दरअसल उन्हें बेटी की बहुत चाह थी, जबकि मैं हम दो हमारे दो का प्रण ले चुका था। बच्ची को देखने के बाद उनकी बेटी की इच्छा फिर से जागने लगी थी। मैंने प्रकाशवती को समझाया कि बच्ची बहुत छोटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। आखिर मुझे उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वैसे एक बात कहूँ बेटी, मन ही मन मैं भी उस बच्ची को चाहने लगा था। बस वह बच्ची कुछ ही दिनों में नैना के रूप में हमारी जिंदगी में बहार बनकर मेरे घर आ गई। मैं डबडबाई नजरों से बाबूजी को निहारती रही, लेकिन ज्यादा खुशी भी कभी कभी रास नहीं आती। तुम अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि तुम्हारी माँ का निधन हो गया। दोनों बेटे बड़े थे, खुद को संभाल सकते थे, लेकिन जब तुम्हें देखता था तो मन भर आता था। एक बार किसी जानकार ने तुम्हें बेचारी बिन माँ की बच्ची कह दिया। मुझे बहुत खला था वह शब्द। बस मैंने उस दिन से ही फैसला कर लिया था कि प्रकाशवती की बेटी को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगा। कोई उसे बेचारी कहे, ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। उसके बाद से ही तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोच डाला। उफ, बाऊजी ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन लानत है मुझ पर जो आखिरी समय उनकी सेवा न कर सकी। वह लाड करते हुए मुझसे कहते थे कि किसी ने सच ही कहा है कि बेटी सारी जिंदगी बेटी ही रहती है। लेकिन मैंने क्या फर्ज पूरे किए बेटी होने का। आलोक ने मुझे बहुत समझाया कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। हमें यदि समय पर खबर दी जाती और तब भी ना पहुंचते तब गलत था। उनकी बातें ठीक थी, लेकिन दिल को कैसे समझाती। बहुत गुस्सा था मन में भाइयों के लिए। बाबूजी की क्रिया थी। पगड़ी की रस्म के बाद आलोक किसी ज़रूरी काम से चले गए, पर मैं वहीं रुकी थी। जब सब लोग चले गए तो मैं जाकर भाइयों के पास बैठ गई। भैया, आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की? बाबूजी आखिरी समय तक मेरी राह देखते रहे। नैना, जो बात करनी है हमसे करो। तीखा स्वर गूंजा तो मैं चौंक पड़ी। सामने दोनों भाभियां लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं थोड़ी सी अचकचा कर बोली, भाभी क्या बात हो गई? आप सब मुझसे नाराज क्यों हैं? पूछ रही हो नाराज क्यों हैं? पता नहीं तुमने बाबूजी को क्या पट्टी पढ़ा दी कि उन्होंने हमारा हक ही छीन लिया। जवाब में छोटी भाभी बोली तो मैं भी तिलमिला गई। बस फिर क्या था, दोनों भाभियों ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, और उसका सार था कि बाबूजी ने मेरे बहकावे में आकर मकान में मेरा भी हिस्सा रखा था। बाबूजी के इलाज पर खर्चा उन लोगों ने किया, सेवा उन लोगों ने की, इसीलिए केवल उन लोगों का ही मकान पर हक बनता था। मैंने भाइयों की ओर देखा तो बड़े भाई विजय मुझसे नजरें चुरा रहे थे। इसका मतलब था कि मकान के गुस्से में आकर इन लोगों ने मुझे बाबूजी के बीमार होने की खबर ही नहीं की थी। मैंने बाबूजी की तस्वीर की ओर देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, छोटी भाभी ने ऐसी बात कह दी कि मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने कड़वाहट से कहा, पता नहीं बाबूजी को बाहर वालों पर इतना तरस क्यों आता था। ना जात का पता ना माँ बाप का, बस ले आए उठाकर। मुझसे और नहीं सुना गया। मैं उठ खड़ी हुई। मेरे दोनों बड़े भाई एकदम से मेरे पास आकर बोले, नैना, दरअसल हम पर बहुत उधार है और मकान बेचकर हम ये उधार चुकाएंगे, इसीलिए ये दोनों परेशान हैं। हमने तो इनसे कहा था कि नैना को हम अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारे साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रिलीज डीड पर साइन कर देगी। ठीक कहा ना? सच क्या था मैं अच्छी तरह समझती थी। मैं मरी सी आवाज़ में केवल यही पूछ पाई कि कब चलना है। और अगले ही दिन हम रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए थे। मेरे आगे कई कागज़ रखे गए। मैं एक एक करके सब कागज़ों पर अंगूठा लगाती गई और अपने हस्ताक्षर भी करती गई। हर हस्ताक्षर पर भाई का प्यार दुलार, मेरा रूठना उनका मनाना मेरी आंखों के आगे आता चला गया। वहीं बैठे एक आदमी ने जब मुझसे उन कागज़ों को पढ़ने के लिए कहा तो मेरा मन भर आया था। क्या कहती उससे कि मेरा तो मायका ही सदा के लिए छिन गया।
बाबूजी क्या गए, सबने मुंह ही फेर लिया। भाभियां तो फिर भी पराई थी, लेकिन भाइयों की क्या कहूँ, वे भी पराए हो गए। भाइयों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, लेकिन मेरा सब कुछ छिन गया। मेरे बाबूजी, मेरा मायका, मेरा बचपन। लगा जैसे अनाथ तो मैं आज हुई हूँ। शायद मैं, यानी नैना, जिस पर बाबूजी कितना गर्व करते थे, उस रोज टूट गई थी। घर पहुंची तो आलोक कहीं फोन मिला रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? पता है कहाँ कहाँ फ़ोन नहीं किए, वह चिल्ला पड़े। लेकिन मेरी हालत देखकर कुछ नरम पड़ते हुए पूछा, नैना कहाँ थी तुम? क्या कहती उन्हें? वह मेरे पास आए और बोले, तुम्हारे वर्मा चाचा जी ने ये पैकेट तुम्हारे लिए भिजवाया था। मैं चुपचाप बैठी रही। वो आगे बोले, लाओ मैं खोल देता हूँ। वे जब पैकेट खोल रहे थे तो मैं अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और बोले, नैना आखिर बात क्या हुई? कल से देख रहा हूं तुम हद से ज्यादा परेशान हो। कब तक छिपाती उनसे? वैसे छिपाने का फायदा क्या और बताने में नुकसान क्या? रिश्ता तो उन लोगों ने लगभग तोड़ ही दिया था। मैंने आलोक को एक एक बात बता दी। वह कुछ देर के लिए सन्न रह गए। कुछ देर बाद बोले, नैना कितना सहा तुमने, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों के साथ अकेले रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की? मुझे इस लायक भी नहीं समझा। कल रात से मैं तुमसे पूछ रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। वहां से इतना कुछ सुनना पड़ा, फिर भी उन लोगों की हर बात मानती चली गई। द फैक्ट इज यू डोंट ट्रस्ट मी। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। जहन में जैसे ही भरोसे की बात आई, मुझे लगा जैसे किसी ने झकझोर कर मुझे जगा दिया हो। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। आलोक, क्या कह रहे हैं आप? मैं आप पर भरोसा नहीं करती। बिल्कुल, तभी तो तुमने मुझसे कल की सारी बातें छिपाई। उनके दुखी स्वर से मैं और दुखी थी। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं रो पड़ी। नैना, मैं पराया नहीं हूँ, तुम्हारा अपना। वे आगे बोल नहीं पाए। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी थी। कुछ ही दिन बाद, नैना तैयार रहना, आज कहीं खास जगह चलना है। ठीक 5 बजे, कहकर आलोक ने फोन रख दिया। मैंने घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे तैयार होने लगी। अपनी शक्ल शीशे में देखी तो चौंक गई। लग ही नहीं रहा था कि मेरा चेहरा है। गुलाबी रंगत गायब हो गई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। कितने ही दिनों से खुद को शीशे में देखा ही नहीं था। सारा दिन भाइयों की बातें ध्यान में आती रहती। भाइयों का तो दुख था ही, उस पर बाबूजी से मिल न पाने का गम भीतर ही भीतर दीमक की तरह मुझे खोखला करता जा रहा था। आलोक दुखी ना हो, इसीलिए उनसे कुछ ना कहकर मैं अपना सारा दुख डायरी में लिखती जा रही थी। बचपन से ही मुझे डायरी लिखने का शौक था। पता नहीं अब शादी से पहले की डायरी किस कोने में पड़ी मेरी तरह जार जार आंसू बहाती होगी। शादी के बाद ये डायरी बाबूजी के पास ही रह गई थी। आलोक, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आलोक के साथ कार में बैठी हुई थी। बस नैना, कुछ देर और फिर सब पता चल जाएगा। आलोक हंसकर बोले। कार धीरे धीरे शहर से बाहर, लेकिन एक खुली जगह पर जाकर रुकी। मैं हैरान परेशान कार में बैठी रही। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आलोक चाहते क्या हैं। अभी इसी उधेड़बुन में थी कि सामने खड़ी कार से जिस व्यक्ति को उतरते देखा, तो उन्हें देखकर मैं एकदम चौंक पड़ी। मुझसे रहा ना गया और मैं भी कार से बाहर आ गई। आओ नैनो बिटिया, वर्मा चाचा जी बोले। नमस्ते चाचा जी, आप यहाँ? हाँ बेटी, अब तो यहाँ आना लगा ही रहेगा। आलोक, प्लीज़ क्या छिपा रहे हैं आप लोग मुझसे? नैना, क्या छिपाने का हक सिर्फ तुम्हें ही है, मुझे नहीं। आलोक, मैंने आपसे क्या छिपाया है? मैं हैरान थी। अपना दुख, अपने जज्बात छिपाए या नहीं, वह तो अलमारी में रखी तुम्हारी डायरी पढ़ ली। वरना तुम्हारा चेहरा तो वैसे ही सारा हाल बता रहा है। तुमने क्या सोचा मुझे खबर नहीं है? नजरें नीचे किए मैं किसी अपराधी की तरह खड़ी रही। लेकिन ये समझ अभी भी नहीं आया था कि यहाँ क्या यही सब कहने के लिए आए हैं। आलोक बेटा, अब नैना को और परेशान मत करो और सच्चाई बता ही डालो। नैना, ये जमीन का टुकड़ा जहाँ हम खड़े हैं, अब से तुम्हारा है। लेकिन आलोक, हमारे पास तो अच्छा खासा मकान है, फिर ये सब? नैना, ये जमीन तुम्हारे बाबूजी ने दी है। चाचा जी भावुक होकर बोले और फिर बताते चले गए। हरीशचंद्र, बाबूजी को तुम्हारे विवाह से बहुत पहले ही यह आभास होने लगा था कि बहुओं ने तुम्हें दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कई साल पहले ये प्लॉट बुक किया था, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी।
उन्होंने अपना प्लॉट और फिक्स डिपॉजिट की नॉमिनी तुम्हें बनाया था। जब वे बीमार रहने लगे तो उन्होंने मुझे सब कागजात दे दिए और तुम्हें देने के लिए कहा। क्या पता था कि वे अचानक हमें यूं छोड़ जाएंगे। मैंने आलोक को वे सब कागजात, एक डायरी और तस्वीरें जो तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें देने को बोला था, क्रिया के बाद भिजवा दी। आगे आलोक तुम्हें बताएगा। मैंने प्रश्न सूचक नजरों से आलोक को देखा। नैना, याद है जब तुम रजिस्ट्रार ऑफिस से लौटी थी तो मैंने एक पैकेट की बात की थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया तो उत्सुकतावश मैंने खोल लिया था। जानती हो उसमें क्या था? प्लॉट के कागजात के अलावा तुम्हारी शादी से पहले की डायरी। मैं नहीं जानता था कि तुम बचपन से ही इतनी भावुक थी। उसमें तुमने एक सपने का जिक्र किया था। बस वही सपना पूरा करने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आलोक और भी पता नहीं क्या क्या बताते चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज आंसू खुशी के थे। इस एहसास से भरे हुए थे कि वह मेरा सपना, जो मैंने बाबूजी की लिखी हुई एक कहानी, ट्रस्ट, एक छोटा सा प्रयास से संजोया था, सच बनकर, एक हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। उनकी उस कहानी का नायक अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा देता है। वे एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य अपंग और अपनों से ठुकराए, बेबस, लाचार, बेसहारा लोगों की मदद करना होता है। लेकिन मदद के नाम पर केवल रोटी, कपड़ा या आश्रय देना ही उसका उद्देश्य नहीं होता। वो उनमें स्वाभिमान भी जागृत करना चाहता है। बाबूजी से मुझे क्या नहीं मिला? अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, संस्कार, प्यार, आत्मविश्वास और अब एक अच्छे जीवन साथी का साथ। चाचा जी ने बताया कि आलोक ने अपनी तरफ से भी बहुत बड़ी रकम ट्रस्ट के लिए दी है। वे चाहते तो प्लॉट या बैंक के पैसे अपने इस्तेमाल में ले लेते, लेकिन मेरा दुख देख उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। आलोक, आप एक अच्छे जीवन साथी हैं, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतने अच्छे इंसान भी हैं, आज पता चला। अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है, आलोक ने कहा। हम अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम प्रयास रखेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा और सटीक लगा यह नाम, नैना बोली। सच ही तो है, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जितना भी प्रयास किया जाए कम होता है। ट्रस्ट का एक मतलब जहाँ विश्वास होता है, तो दूसरा मतलब अब हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य बन चुका था, यानी कि मानव सेवा। जैसे जैसे हम इस उद्देश्य के निकट पहुँचते गए, वैसे वैसे ही मेरे भीतर के दुख दूर होते गए। आज भी माँ और बाबूजी की तस्वीरें प्रयास के ऑफिस में हमें आशीर्वाद देती प्रतीत होती हैं। उन दोनों ने मुझे अपनाया और एक पहचान दी। वे दोनों ही मेरे परिवार और मेरी नज़रों में अमर हैं। वे हमारे दिलों में सदा जीवित रहेंगे। मैं, आलोक और मेरी दोनों बेटियां आन्या और पाखी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हर दिन, हर पल, लेकिन फूलों से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, प्रयास के रूप में। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।